तो वो दिल्ली दरबार अंग्रेजों की महिमा मंडन के लिए था कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। और रास बिहारी बोस ने उस दिल्ली दरबार में बम फेंका। योजना थी कि उसकी हत्या कर दी जाए, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी है। लेकिन वो जो बम फेंका वो हाथी के होदे के अंदर जो अधिकारी बैठा हुआ था उससे थोड़ा सा दूरी के ऊपर फट गया। जो हाथी का संचालन करने वाला था, महावत था, उसकी डेथ हो गई और होदा टूट गया। लेकिन अंग्रेजों की किरकिरी पूरी होगी कि हमारे दिल्ली दरबार में यदि क्रांतिकारी विस्फोट कर सकते हैं, इसका मतलब भारत के अंदर हम सुरक्षित नहीं है, अभी भी हमारी सत्ता कायम नहीं हुई। तो पूरी पुलिस की, पूरी अंग्रेजों की नाक क्या सवाल बना हुआ था। तो रास बिहारी बोस को उस समय कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उनका सहयोग किया था। तो हमारे दादा गुरु कितने बड़े क्रांतिकारी थे, और आप भी उन्हीं क्रांतिकारी गुरु के शिष्य हो। देखो दो संबंध होते हैं, एक तो रक्त संबंध जिसमें पिता का बेटा उसका डीएनए से, उसके खून से बेटा बनता है। और भारतीय संस्कृति में उससे भी बड़ा संबंध क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो संन्यास लेने के बाद वो अपना श्राद्ध कर देता है, और उसके संन्यास लेने के बाद उसके आधार कार्ड के ऊपर भी पिता के नाम के स्थान पर कौन सा नाम आ जाता है, गुरु का नाम आता है। तो पिता के अंदर तो पिता का खून बेटे के अंदर आता है, और शिष्य के अंदर गुरु के विचार आते हैं, संस्कार आते हैं, भाव आता है, प्रेरणा आती है। तो गुरु का जो आध्यात्मिक पुत्र होता है वो उसका शिष्य होता है। और ये गुण रक्त संबंध से भी ज्यादा बड़ा संबंध ये संबंध होता है। तो हमारे दादा गुरु कौन है? अब आपको भी ये सोचना है कि आपके भी दादा परदादा क्रांतिकारी रहे हैं, क्योंकि अब आप उस आश्रम के शिष्य हैं, उस गुरु के शिष्य हैं। तो उस समय सहयोग किया, उस समय लोकमान्य तिलक से मिलते थे, महात्मा गांधी से मिलते थे। बाद में रास बिहारी बोस जापान चले गए, जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, पहले जनरल मोहन सिंह को रखा। उसके बाद वो जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पनडुब्बी के रास्ते, मेडागास्कर के रास्ते लेकर आए, फिर आजाद हिंद फौज की कमान उनको दी। 1941 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वार में आजाद हिंद फौज ने 1941-42 में बर्मा के रास्ते, मणिपुर के रास्ते, नागालैंड और कोहिमा के रास्ते भारत के ऊपर आक्रमण किया, और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर नहीं। एक एक शब्द का अर्थ कुछ और हो जाता है। तो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया, और अंग्रेजों को जो भारत छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों ने जो आज़ादी जी, वो आज़ादी महात्मा गांधी के कारण और चरखे के कारण नहीं मिली। 2-4% उनका भी योगदान है, हम उनके योगदान को नकारते नहीं है, लेकिन 99% यदि किसी का योगदान है तो वो हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी गुरु हुए हैं। तो आप भी उसी गुरु परंपरा के शिष्य हैं, इसलिए आपको अपने विचार के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने संगठन के प्रति और अपने गुरु के प्रति 100% दृढ़ता और कट्टरता में बहुत बारीक लाइन है। तो आपको कट्टरता का भाव रखना है। यहां से आप प्रशिक्षण लेकर चले गए तो अब आपकी व्यक्तिगत पहचान गौण हो गई। आपकी एक ही पहचान है कि आप परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के शिष्य हैं, उनके मानस पुत्र हैं। तो उस समय जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट था, कृपालु देव महाराज थे, उनका वो ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य हुए। उनके शिष्य थे पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज। कौन थे? पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज कनखल में गंगा के किनारे एक छोटा सा आश्रम है, उस आश्रम का संचालन करते थे। उसमें एक लाल बिल्डिंग बनी हुई है। ये जो आश्रम दिख रहा है ना, ये आश्रम है, ये जो छोटा सा आश्रम है। और ये भवन वगैरह सब बाद में बने हैं। ये केवल लाल बिल्डिंग जो सबसे आगे गेट के पास है, तिरंगे के सामने, ये लाल बिल्डिंग इसके अंदर है। इसके अंदर 15-20 कमरे थे छोटे छोटे। इसी के अंदर वो तहखाना है जहां पर क्रांतिकारी छुपते थे। तो इस लाल बिल्डिंग में 15-20 किराएदार रहते थे। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज वृद्ध हो गए थे, वो इसका संचालन नहीं कर पा रहे थे। उनको किसी योग्य शिष्य की आवश्यकता थी। लेकिन अब क्योंकि आश्रम बहुत छोटा था, केवल 1.5 एकड़ का, आश्रम के अंदर टॉयलेट भी नहीं बनी हुई, आश्रम के अंदर इतनी दरिद्रता के हालात कि आश्रम में सुबह का भोजन बन जाए तो रात का भोजन नहीं बन सकता, कनस्तर खाली।
तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज देख रहे थे कि कोई योग्य शिष्य बने जो आश्रम का संचालन करे, और आश्रम के अंदर भी 15-20 किराएदार कब्जा किए हुए। तो उस समय पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने जब पूज्य आचार्य जी को, पूज्य स्वामी जी को देखा, तो उन्होंने कहा कि आप आश्रम का भार ले लीजिए और आश्रम से सेवा करिए। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हम तो अपने माता पिता की जमीन भी छोड़कर आए हैं। हमारी जो पैतृक जमीन है ना, हमारे पिताजी के पास जो जमीन है, मान लीजिए आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन है और आप 2 भाई हो, तो आपको 5 एकड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी तो अपने माता पिता की सारी जमीन को छोड़कर आए। उन्होंने कहा कि हम तो घर परिवार छोड़कर आए हैं, हम आश्रम में नहीं रहना चाहते, हम कहीं बंधना नहीं चाहते, हमें एक स्थान पर नहीं, हमें तो पूरी भारत के अंदर सेवा करनी है। तो तैयार नहीं हुए। पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज उनको बार बार कहते रहे। जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी योग की, आयुर्वेद की सेवा करती थे, और जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तो ऐसे अस्थायी स्थान पर देखना जब संभव नहीं था, तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज की बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि हम ठीक है, रोगियों को देखने के लिए यहाँ बैठना शुरू कर देते हैं, योग सिखाने के लिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो आश्रम में रहकर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने आश्रम में रहकर योग आयुर्वेद की सेवा शुरू की। जो किराएदार रहते थे उनसे संघर्ष करके आश्रम को खाली करवाया। कई बार कुछ लोग आरोप लगाते हैं ना कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरु गायब हो गए, कांग्रेसियों ने अब पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज जो संपत्ति छोड़कर गए, केवल कितनी थी? 1.5 एकड़ का, कितनी थी? 1.5 एकड़ का आश्रम। क्या उस 1.5 एकड़ के आश्रम की आज कोई कीमत है? पूज्य स्वामी जी पर जो आरोप लगाते हैं, पतंजलि के पास आज हजारों लोग कई 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं कि आप ले लीजिए, गुरुकुल बना दीजिए, आचार्य कुलम बना दीजिए। हम हाथ जोड़कर उनको मना करते हैं कि हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि हम हर जगह बना सके, हमारे पास संसाधनों की कमी है, आप खुद बना लीजिए, हम आपको सहयोग करने का काम करेंगे। तो कई बार मीडिया में बहुत बेसलेस चीजें चलती हैं। तो उस आश्रम में पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी ने सेवा करनी शुरू की। जब सेवा करनी शुरू की तो पहले 2 लोग योग सीखने के लिए आते थे, फिर 2 लोगों को लाभ हुआ तो 20 आए, 20 से 200 आए, 200 से 2000 आए, और एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत में पूज्य स्वामी जी महाराज के शिविरों में 2-2 लाख लोग, 5-5 लाख लोग सुबह उठकर आने लगे। पूरा भारत जो सोया हुआ था, पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग का शंखनाद करके उस भारत को जगाने का काम किया। जब लोग कहते थे कि लोग इतने आलसी और प्रमादी हैं कि सुबह 5 बजे तो यदि हेमा मालिनी या माधुरी दीक्षित का कोई संगीत का कार्यक्रम हो तो उसके लिए भी नहीं आएंगे, ऐसे समय में पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोगों को योग और अध्यात्म के लिए उठाने का काम किया। आप देखिए कितना बड़ा इतिहास बनाया है। इसको आप सामान्य मानते हैं? क्या यह असंभव कार्य नहीं है? और यदि ये असंभव कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों में हुआ है तो आने वाले समय में और भी ऐसे असंभव कार्य होंगे जिसकी आपने आज तक कल्पना नहीं की। और एक बात याद रखिए, पतंजलि ने, पूज्य स्वामी जी महाराज अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अभी कम से कम 100 साल और जीऊंगा। तो अभी तक जो पतंजलि ने किया है, जो आप देखेंगे, वो केवल 10% है। अभी 90% देश को बदलने का, सेवा करने का, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य को बदलने का काम तो पतंजलि करने वाला है। आपको कभी भी हीन नहीं होना, कभी भी हताश नहीं होना। तो इस प्रकार से सेवा शुरू हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के शिविर शुरू हुए। आयुर्वेद के लिए दिव्य योग मंदिर में पहले जब पूज्य आचार्य जी पर्ची बनाते थे, पुड़िया देते थे, तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई। कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी। जब दिव्य योग मंदिर छोटा पड़ने लगा तो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने सोचा कि अब हमें एक बड़ा योगपीठ बनाना पड़ेगा, आश्रम बनाना पड़ेगा जहां हजारों व्यक्तियों का ट्रीटमेंट हो सके। तो पतंजलि योगपीठ फेज 1 बनाया गया 2006 में। 2 साल में वो भी छोटा हो गया। तो 2009 में पतंजलि योगपीठ फेज 2 बनाया गया। ये कैंपस इतना बड़ा है, इसके बराबर कैंपस और कोई नहीं है। इस एक अकेले पतंजलि योगपीठ फेज 2 में 1500 कमरे हैं, जहां पर 7000 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एक समय में रुक सकते हैं, और सारे एसी कमरे हैं। कमरे का स्टैंडर्ड आपने देखा? जब हम आंदोलन के समय बाहर थे ना, हरिद्वार में, जब पूज्य स्वामी जी नहीं आए थे, एक संकल्प था कि अब
व्यवस्था परिवर्तन के बाद ही हरिद्वार में आएंगे, तो हम दिल्ली में, वृंदावन में, मथुरा में, नोएडा में, आगरा में, लखनऊ में, हमने हरियाणा में स्थान देखे कि ऐसा कोई जगह मिल जाए जहां पर 500 कमरे एक साथ हों। तो हमें 500 कमरे एक साथ हो ऐसा कोई आश्रम नहीं मिला। 1500 कमरे एक साथ हों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि किसी के पास है तो आपकी संस्था के पास है और किसी के पास नहीं है। सरकार के पास भी नहीं है। सरकार के पास कोई ऐसा बड़ा भवन या नहीं है जहां पर 1500 कमरे हो। आप में से किसी को जानकारी हो तो बता दीजिए, मेरी जानकारी को करेक्ट कर दीजिए। सरकारी कॉलोनी तो है लेकिन वो कॉलोनी भरी हुई है, वो ऐसी खाली नहीं है कि जहां पर लोग जाकर मीटिंग कर सके और आ सके। कोई होटल ऐसा नहीं है जिसमें 100-125 से ज्यादा कमरे हों। कोई पूरे मथुरा, वृंदावन में और मैं कहूं हरिद्वार में भी 1500 कमरों की कोई धर्मशाला नहीं है। जयराम आश्रम बहुत से बड़े आश्रम है लेकिन उसमें भी 200, 300, 400, 500 तक कमरे हैं, उससे अधिक कमरे कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारे 5 प्रमुख ट्रस्ट हैं। तो हमारा पहला ट्रस्ट 1995 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कौन सा बनाया? दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। कौन सा बनाया? बोलिए आप एक बार। आपको इतना तैयार होकर जाना है, जैसे मैं यहां से पतंजलि के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको अपनी कक्षा में अपने जिले के 100 लोगों को इकट्ठा करके पतंजलि के बारे में बताना हो तो आप बता सकें। ऐसे आपको नोट करना है, हर बात को हिंट में नोट कर लीजिए। अभी तो आपको लगता है कि राकेश जी जो बता रहे हैं वो तो सामान्य बात है, उसको ठीक से नोट कर लीजिए। तो दूसरा, फिर जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट छोटा पड़ गया 1995 में उसकी स्थापना हुई तो दूसरा ट्रस्ट बनाया गया पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट पंजीकरण 2005 में हुआ, उद्घाटन रामनवमी 2006 में हुआ और ये ऐसा कार्यक्रम था जिसमें भारत के 26-27 राज्यों में से 19 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर थे। 2006 में ये वो समय था जब लालू और नीतीश दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो दोनों एक साथ एक मंच पर आए थे। उसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जब 2009 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था चल रही है जहां पर लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, चुनाव सुधार नहीं है, देश का काला धन लूटकर विदेशों में जमा हो रहा है, देश के अंदर 2G, 3G, 4G घोटाले हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा है। हर जगह देश के ऊपर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे और हर जगह सनातन धर्म के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं। देश को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए चारों ओर सरकार की ओर से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो उस समय जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह सोचा कि अब देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। 5 जनवरी 2009 में जिसका पंजीकरण किया गया, तो ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट तीसरा हमारा ट्रस्ट बना। चौथा ट्रस्ट हमारा बनाया गया पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट। 5वां हमारा प्रमुख ट्रस्ट है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। किस लिए बनाया गया? पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया रिसर्च के ऊपर करने के लिए, योग और आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ये आप लाल बिल्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि भारत तो गांवों में रहता है, भारत के अंदर तो गाय पर, कुटीर उद्योगों पर, खेती पर, कृषि पर, खेती में जो जहर डाला जा रहा है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, तो पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया। और उसके बाद हमने एक और छठा ट्रस्ट जो काम तो 2005 से ही कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया महिला पतंजलि योग समिति के नाम से, उसको ट्रस्ट का रूप दिया ताकि उनके भी अकाउंट्स वगैरह खोले जा सके। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख ट्रस्ट हैं जो सेवा का काम करते हैं। इसके बाद ये सामने आप फोटोग्राफ देख लीजिए एक बार। ये पतंजलि योगपीठ फेज 1 है, ये उसका संपर्क सूत्र है। ये सब डायरी में आपको लिखे हुए हैं। आपको पतंजलि में कहीं से संपर्क करना है, विश्वविद्यालय में, गुरुकुल में, पतंजलि वेलनेस में, दिव्य प्रकाशन में, पतंजलि का आरोग्य केंद्र चिकित्सालय लेने के लिए, योगग्राम में एडमिशन करवाने के लिए, वेलनेस में आने के लिए, पतंजलि की फैक्ट्री में बात करने के लिए, ऑनलाइन सामान मंगवाने के लिए, तो सारे नंबर हमने आपकी डायरी के अंदर एक पन्ना लगाया है
और उस पन्ने के अंदर सारे नंबर, सारी ईमेल आईडी, सारी वेबसाइट आपको दी हैं। बहुत से लोगों के साथ पतंजलि के नाम से फ्रॉड होता है। क्या फ्रॉड होता है कि इंटरनेट से, गूगल से लोग पतंजलि में बुकिंग करवाने के लिए नंबर लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए, पतंजलि का स्टोर खोलने के लिए, गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए। तो इंटरनेट के ऊपर उनको फर्जी लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं हम आपका एडमिशन करवा देंगे, योगग्राम में आपको जगह दिलवा देंगे, और वो उनसे पैसे जमा करवा कर उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो आपका भी कभी भी आपको इंटरनेट से पतंजलि का कोई नंबर मिले तो उसके ऊपर कोई पैसा नहीं डालना। पतंजलि के नाम से कोई आपको नौकरी लगवाने का कोई झांसा दे तो उसके झांसे में नहीं आना। बहुत से लोग पर्चे लगवा देते हैं अलग अलग जिलों में कि पतंजलि में भर्ती होने वाली है, 10,000 BA पास, 20,000 MA पास की, 10वीं 12वीं पास की 10,000 भर्तियां, वेतन 15,000 से 45,000, 45,000 से 60,000। लगाते हैं कि नहीं लगाते? अब आप बताओ, कोई बड़ी कंपनी ऐसे टॉयलेट के, सार्वजनिक शौचालय के बाहर कोई पर्चे लगाती है? ट्रेन के टॉयलेट में, बस की पिछली सीट पर कोई ऐसे पर्चे बांटेगा? जिसको BA पास लोगों की 10,000 की जरूरत हो तो वो अपनी वेबसाइट पर, टीवी में, अखबार में विज्ञापन देगा, तो शौचालय के बाहर विज्ञापन देगा। लेकिन अपने देश में मूर्खों की कमी नहीं है। अपने देश में ऐसी बहुत सी भेड़ें हैं जो भेड़ चाल में चलती हैं और उसको कोई भी आता है मूड के चला जाता है। तो आपको ऐसे षड्यंत्र में नहीं पड़ना। आपको पतंजलि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं ली जाती। एडमिशन के नाम से किसी भी काम से यदि कोई सुविधा शुल्क मांगता है तो आप समझ लीजिए वो फ्रॉड कर रहा है। पतंजलि में आपको आना है तो कहां संपर्क करें? जो आस्था टीवी के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, केवल उन्हीं नंबरों के ऊपर आपको संपर्क करना है। हो सकता है 6 महीने बाद पतंजलि का कुछ और काम चले तो आपके मन में आए कि कहां संपर्क करें, तो कहां संपर्क करेंगे? आस्था टीवी देखेंगे। आस्था टीवी में जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे यहां दिख रहे हैं ना, उन्हीं नंबरों पे आपको संपर्क करना है जो आस्था में आए। इंटरनेट से, गूगल से कभी नंबर नहीं लेना। आपके आसपास में, ये बात मैंने आपको क्यों बुलाई? क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में दूसरे लोग भी आपसे पूछने वाले हैं, मांगने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ आप देख रहे हैं, ये पतंजलि योगपीठ, ये राजीव दीक्षित भवन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मुख्यालय है। आप सब पतंजलि संगठन के कार्यकर्ता हैं। सभी संगठन के, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया आदि का हमारा मुख्यालय कौन सा है? राजीव दीक्षित भवन। आपको कभी हरिद्वार आना हो, आप कई बार कहीं जाते हैं, वो कहते हैं मैं योग शिक्षक था, मुझे किसी ने पहचाना नहीं, तो आप अगर हरिद्वार में किसी काम से आते हैं और आपको कुछ पूछना है, कुछ आपको सहयोग चाहिए, तो आप सबसे पहले कहाँ आएंगे? राजीव दीक्षित भवन में। राजीव दीक्षित भवन में आप आएंगे, वहां पर आपको भाई दिलीप जी, भाई हमारे पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, विनय देव जी, या भाई मुनीश जी, भाई अमित जी, हमारे कार्यकर्ता वहां पर मिलेंगे। उनसे आप बात करेंगे, वो फिर आपको सही जगह पर भेजेंगे। कई बार आप सीधे आए, आप कहें मैं योग शिक्षक हूं, तो अब हमारी फैक्ट्री के अंदर कोई योग शिक्षक को नहीं पहचानेगा, क्योंकि वहां योग शिक्षक का डाटा नहीं होता। योग शिक्षक का रिकॉर्ड कहां होता है? भारत स्वाभिमान में। तो आपको सबसे पहले कहां आना है? कोई भी आपको काम हो, कभी संपर्क हो, कभी आना हो, तो कहां पर आएंगे? भारत स्वाभिमान कार्यालय में। यह आपके संगठन का मुख्यालय है। ये राजीव दीक्षित भवन के संपर्क सूत्र हैं। ये हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। इसके अंदर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं और इसके अंदर इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने 3,000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल पर 500 से अधिक रिसर्च पेपर वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल में छपवाने का काम किया है। मोदी जी कई बार यहां पर आ चुके हैं, माननीय अमित शाह जी, ये पेंटिंग बनाने का काम, कई किलोमीटर लंबी कैनवस की पेंटिंग है, 70 लाख से ज्यादा, 1,000, 2,000, 500, 600 साल पुरानी ऐसी पांडुलिपियां जिसमें पूरे भारत का ज्ञान विज्ञान है, ऐसी पांडुलिपियों के 70 लाख पन्नों को डिजिटाइज करने का काम यदि किसी ने किया है तो पतंजलि योगपीठ ने किया है। रिसर्च लैब में बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनिमल फैसिलिटी,
ये सारी फैसिलिटी है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बनाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। पूरी दुनिया में जितनी जड़ी बूटियां हैं उन सारी जड़ी बूटियों को एकत्रित करके उनके गुण धर्म के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनकी पूरी जानकारी पूरी दुनिया में यदि कहीं है तो ना तो इसको यूएनओ कर पाया, ना WHO कर पाया, ना अमेरिका या यूके की कोई सरकार कर पाई। जो काम ना यूके अमेरिका की सरकार ना भारत की सरकार कर पाई, उसको करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। आपको कई बार लगता होगा ना कि पतंजलि की जो बिक्री होती है, पतंजलि के पास पैसा तो बहुत है, तो पतंजलि इस पैसे से करती क्या है? पतंजलि इस पैसे से ये काम करती, गुरुकुल चलाती है, गौशाला चलाती है, रिसर्च करती है। ये जो काम जो दुनिया की सरकारें नहीं कर सकती, वो काम करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। आप जो पतंजलि का एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं ना, तो उस टूथपेस्ट का 100% मुनाफा, जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदी कितने रुपए की? 10 रुपए की मान लीजिए आपने टूथपेस्ट खरीदी, तो पतंजलि का प्रॉफिट उसके ऊपर कितना होता है? 30 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, इतना पतंजलि का प्रॉफिट होता है। तो वो जो 30 पैसे 40 पैसे प्रॉफिट है, उस 100% प्रॉफिट का प्रयोग पतंजलि योगपीठ केवल और केवल चैरिटी में करती है। वो किसी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ये गुफा बनी हुई है पतंजलि के अंदर, इसको भी आपको एक दिन दिखाएंगे, वहां पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, रील बना सकते हैं। ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ये पतंजलि ग्रामोद्योग है। पतंजलि और क्या कर रही है? देखिए, आज यदि सनातन की जो साधु संत बात करते हैं, वो कहते हैं जी गौशाला खोलेंगे हम तो गाय को बचाएंगे। फिर वो कुछ साधु संत काम करते हैं कि जो बीमार गाय है उस गाय का इलाज करवाने का काम करते हैं। वो भी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गाय की रक्षा गौशाला से होगी, ये सीमित सोच है। दूरदर्शी सोच क्या है कि गाय को जब तक हम इकोनॉमिकल वायबल नहीं बनाएंगे, आर्थिक रूप से निर्भर नहीं बनाएंगे, जब तक किसान के घर में गाय नहीं टिकेगी और किसान उसको पालने के लायक नहीं होगा, तब तक गाय नहीं बच सकती। गाय गौशाला से बचेगी कि किसान के घर में बचेगी? गौशाला के अंदर तो गाय को संरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, जानवर चिड़िया घर में बचेंगे कि जंगल में बचेंगे? किसान गाय को क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि गाय दूध कम देती है, किसान को चारा ज्यादा खिलाना पड़ता है। बुंदेलखंड में सब जगह यह आता है कि आवारा पशु, और आवारा पशु में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? गाय मिलती है। क्या कोई किसान, हिंदू किसान, अपनी मर्जी से अपनी गाय को सड़क पर छोड़ने के लिए तैयार है? उसको मजबूरी में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद खाने के लिए नहीं और गौमाता को खिलाने के लिए चारा नहीं, और गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया या थोड़ा दूध देती है, तो उसको गौमाता को छोड़ना पड़ता है। छोड़ना नहीं चाहता। और देखिए, गौमाता को पालने वाला क्योंकि गाय से प्रेम करता है इसलिए उसको छोड़ता है, उसको कसाई को नहीं देता। तो गाय की रक्षा गौशाला से नहीं होगी। गाय की रक्षा तब होगी जब गाय की नस्ल सुधार होगी और गाय 20-20 लीटर, 40-40 लीटर दूध देगी। अगर ब्राजील में गिर गाय की नस्ल से 40-40 लीटर दूध लिया जा सकता है, तो पूज्य स्वामी जी का संकल्प क्या है कि हम गाय की नस्ल सुधार का काम करेंगे। अभी जो नस्ल गाय के अंदर अंग्रेजी, बीच में अंग्रेजी विलायती गाय का सीमन लेकर, सांड का सीमन लेकर हमारी नस्ल को खराब कर दिया ना। देसी गाय में सांड का सीमन डाल दिया विदेशी का, तो उसका जो बच्चा हुआ वो संकर हो गया नहीं हो गया? हाइब्रिड हो गया कि नहीं हो गया? अब उस हाइब्रिड पीढ़ी को अगर देसी बनाना है तो कैसे बनेगी? ये काम पतंजलि कर रहा है। कैसे कर रहा है? पतंजलि गौशाला भी चला रहा है। तो पतंजलि क्या कर रहा है? अब कोई एक लाइन काट लेगा कोई कि गौशाला से गाय की रक्षा नहीं होगी, पतंजलि के राकेश जी ने ये बोला, सारे गौशाला वाले धरने पे बैठ जाएंगे। पूरी बात को तो समझेंगे नहीं ना, पूरी बात जाएगी नहीं। अब गौशाला करने वाले भी अच्छा काम करें। पतंजलि भी लगभग 10,000 गायों की गौशाला चला रही है, हरियाणा में, उत्तराखंड के पहाड़ों में, हरिद्वार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। पतंजलि 15-20 हजार गायों के संचालन का काम कर रही है। लेकिन केवल गौशाला से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। गाय की रक्षा करनी है तो हमें बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। तो पतंजलि की योजना क्या है कि अच्छी नस्ल के नंदी को लेकर, फिर अच्छी नस्ल की देसी गाय को लेकर
देसी गाय के ओवम को लेकर, अंडाणु को लेकर, अच्छी नस्ल के नंदी के शुक्राणु को लेकर, उसके बीज को लेकर उसको बाहर लैब में निषेचित किया जाए और उससे जो अच्छी नस्ल का भ्रूण बने, उस भ्रूण को जो गाय की नस्ल खराब हो चुकी, कम दूध देने वाली है, उसके पेट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और जब वो गाय, उसका बच्चा आएगा तो उस बच्चे की, उस बछड़ी की, उस बछड़े की नस्ल सुधार होगी कि नहीं होगी? तो विदेशी गाय से देसी गाय बनेगी कि नहीं बनेगी? एक गाय अंडे तो कई दे सकती है ना, अच्छी नस्ल की गाय। एक सांड कई बच्चों को पैदा कर सके, ऐसे अपने शुक्राणु दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गौमाता को बचाने का विजन यदि किसी का है तो पतंजलि योगपीठ का है। यह मैंने क्यों बताया आपको? ताकि आपको पता लगे कि पतंजलि और आपकी संस्था किस स्तर पर काम कर रही है। अब यह काम करने में सरकारों को 100-100 साल लगते हैं। पतंजलि इस काम को कर रही है, तो इसमें आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह काम नहीं हो सकता। तो ग्रामोद्योग के माध्यम से। दूसरा क्या है? दूसरा, अभी यूरिया, डीएपी और जहर हर खेती में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? कुदरती खेती का आंदोलन चलाने का काम 2005 से पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि की हजारों एकड़ भूमि के ऊपर हमने हजारों किसानों को इस बात का प्रशिक्षण दिया है कि आप गोबर गौमूत्र से कैसे खाद बनाएं, कैसे कीटनाशक बनाएं और गोबर गौमूत्र से खेती कैसे करें। जब गोबर गौमूत्र का प्रयोग खेती में होगा और गाय दूध अच्छा देगी तो किसान गाय को घर पर रखेगा या नहीं रखेगा? गाय की रक्षा होगी या नहीं होगी? गाय की रक्षा करनी है तो गाय के पंचगव्य के उत्पादों को स्वावलंबन देना पड़ेगा। पतंजलि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। पतंजलि केवल भारत में काम नहीं करती, पतंजलि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। यूके में, यूएसए में, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में पतंजलि का योग करने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया के 200 देशों में है और 40 से अधिक देशों में तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी खुद जाकर योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर चुके हैं।